हेलो एंड वेलकम। तो आज हम देखेंगे ऑस्मोसिस के बारे में। ऑस्मोसिस को हम डिफ़ाइन कर सकते हैं एज कि मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू हायर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर के रिस्पेक्ट में, सोल्यूट के रिस्पेक्ट में एंड सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में। इन तीनों के रिस्पेक्ट में मैंने डिफिनेशन लिख रखा है, इसको हम देखते हैं। तो पहला डिफिनेशन होता है इसमें कि ऑस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर टू इट्स लोअर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, या फिर आप कह सकते हो कि लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट टू हायर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट, या फिर आप बोल सकते हो कि लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन टू हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल ज़्यादा है, मतलब वाटर का कंसंट्रेशन यहाँ पे ज़्यादा है। ए में वाटर कंसंट्रेशन ज़्यादा है, बी में वाटर कंसंट्रेशन कम है। सिमिलरली अगर आप सोल्यूट मॉलिक्यूल देखो, मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट भी कर रखा है, बी में ज़्यादा सोल्यूट दिखाया है मैंने, मतलब सोल्यूट का कंसंट्रेशन बी में ज़्यादा है। और अगर सोल्यूट का कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है सोल्यूशन का भी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे जो मूवमेंट ऑफ वाटर हो रहा है वो ए से बी हो रहा है। अब अगर आपको डिफाइन करना है तो आप ऊपर दिए हुए तीनों तरीके से बता सकते हैं। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ ऑस्मोसिस के बारे में। अगर हमारा सेल है और सेल के अंदर वाटर जा रहा है तो इसको आप बोलते हो इंडास्मोसिस, स्वेलिंग ऑफ रीजन्स इसका बेस्ट एग्जाम्पल। वो एक्सॉस्मोसिस होता है। एक्स का मतलब आउटसाइड, जब वाटर बाहर निकल जाए। तो सिंकेज ऑफ ग्रेव्स इसका एग्जाम्पल है एक्सॉस्मोसिस। अब रिवर्स ऑस्मोसिस क्या चीज़ है? जैसे ऊपर अगर हम डेफिनेशन देख रहे थे कि हमारा वाटर ए से बी में जा रहा था, ठीक है, बट सम हाउ सपोज करो कि ये वाटर ए से बी के बजाय बी से ए में जाने लगे, वाटर अपने लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन में मूव करने लग जाए। अब इसको एक एक्सपेरिमेंटली प्रूव भी किया गया है, उसको मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। तो जो वाटर का मूवमेंट होगा वो बेसिकली कुछ ऐसा होगा। अब हम अगर चाहते हैं कि ये ऑस्मोसिस रोक दें तो हमें बाहर से कुछ प्रेशर लगाना पड़ेगा, तो मैं कुछ एक्सटर्नली प्रेशर अप्लाई करूँगा। तो अब क्या होगा कि यहाँ पे जो ऑस्मोसिस हो रहा था, जो यूजुअली सपोज करो मैं ऐसे दिखा दूँ कि ये जो ऑस्मोसिस यहाँ पे हो रहा था वो अब नहीं हो पाएगा, है ना, ये अब नहीं होगा। तो कितना प्रेशर मैंने लगाया होगा इसके लिए, हमें सेम उतना ही प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा जितने प्रेशर से ये ऑस्मोसिस हो रहा था। कहने का मतलब जो हमारा एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई किया जाए टू प्रिवेंट द ऑस्मोसिस, यही हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर है। प्योर वाटर का ऑस्मोटिक जो प्रेशर होता है उसकी वैल्यू 0 होती है, ताकि ऑस्मोटिक प्रेशर और ऑस्मोटिक पोटेंशियल की वैल्यू सेम होती है विथ नेगेटिव साइन के साथ में, ठीक है। ओके, तो अब हम देखेंगे प्लाज्मोलाइसिस के बारे में। प्लाज्मोलाइसिस एक्सप्लेन होता है ऐसे कि अगर आप अपने सेल को किसी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रख देते हैं तो सेल के अंदर का वाटर आउटसाइड मीडियम में चला जाता है। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन में वाटर अंदर भी जा सकता है, बाहर भी जा सकता है। मैं एरो दोनों तरफ लगा दे रहा हूँ। ऐसे कंडीशन को हम फ्लैसिड बोलते हैं। तो सेल को किसी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रख देते हो तो उस बाहर का पानी सेल के अंदर आने लग जाएगा और सेल हमारा स्वेल कर जाएगा। अब जब सेल स्वेल करेगा तो एक टर्जिट होगा, टर्जिट की वजह से एक टर्जर प्रेशर बिल्डअप हो जाता है। तो ये टर्जर प्रेशर क्या होता है इसको हम लोग देखते हैं। सपोज करो यहाँ पे ऑस्मोसिस हो रहा है और पानी अंदर आ रहा है, ठीक है। तो जो वाटर मॉलिक्यूल आएंगे वो वॉल पे, सेल वॉल पे एक प्रेशर लगाएंगे ताकि सेल स्वेल कर जाए। तो ये जो हमने प्रेशर शो कर रखा है ये एक प्रेशर अप्लाई होगा और इसको हम टर्जर प्रेशर कहेंगे। और क्योंकि जो हमारा सेल वॉल है वो प्रिवेंट करता है कि बस्ट ना हो जाए, तो सेम अमाउंट में हमारा जो वॉल है वो प्रेशर लगाएगा अपोजिट साइड से। तो क्या होगा कि अगर सेल बस्ट नहीं हो रहा है तो मतलब हमारा सेल जो टर्जर प्रेशर है, वॉल प्रेशर है, वो सेम अमाउंट में होंगे। तो आप लिख सकते हो कि जो टीपी की वैल्यू है वो डब्ल्यूपी के बराबर होगा। टर्जर प्रेशर इज इक्वल टू वॉल प्रेशर, ठीक है। अब जिस ऑस्मोसिस हो रहा है तो ऑस्मोसिस किसी एक प्रेशर के साथ हो रहा होगा तो उसको हम क्या कहते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर कहेंगे। और इन्हीं के बेसिस पे एक डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट का कॉन्सेप्ट आता है, डीपीडी। डीपीडी क्या होता है? तो सिंपल ये डिमांड ऑफ वाटर का है। तो सोल्यूट कंसंट्रेशन अगर ज़्यादा है तो उसका डीपीडी भी ज़्यादा होगा। अब डीपीडी की वैल्यू अलग अलग कॉन्सिक्वेंस पे अलग अलग होती है, इसको हम देखते हैं। तो एक नॉर्मल सेल की डीपीडी क्या होगा? तो एक नॉर्मल फार्मूला दिया गया है कि ऑस्मोटिक प्रेशर माइनस टर्जर प्रेशर। फिर एक क्वेश्चन एमसीक्यू आया हुआ है कि अगर सेल हमारा फुल्ली टर्जिड हो चुका है तो बताओ अब डीपीडी क्या होगा। तो एक फुल्ली टर्जिड सेल हुआ मतलब अब उसे और पानी की ज़रूरत नहीं है, अब डिमांड नहीं है, तो डीपीडी 0 हो जाएगा। और इसका रीज़न पूछा जाता है क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर अब इक्वल हो चुका है टर्जर प्रेशर के बराबर। फिर आता है कि अगर सपोज करिए एक फ्लैसिड सेल है, तो फ्लैसिड सेल में ना हमें टर्जर प्रेशर कोई बिल्ड हो नहीं रहा। सेल के अंदर सेल टर्जिड कंडीशन में नहीं है तो टर्जर प्रेशर बिल्ड नहीं होगा, तो टर्जर प्रेशर है ही नहीं यहाँ पे। तो एक फ्लैसिड सेल में डीपीडी की वैल्यू इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर। और फिर फाइनली पूछा जाता है कि एक प्लाज्मोलाइज सेल है, सेल से पानी बाहर निकल चुका है, सेल मेरा श्रिंक कर गया है, तो अब बताओ उसमें डिमांड कितनी होगी। तो उसमें 2 डिमांड होंगी, एक तो ऑस्मोटिक प्रेशर होगा ही होगा, साथ में जो टर्जर प्रेशर भी तो होगा, वो भी तो चाहिए पानी जो बाहर निकला है।
तो आप टर्जर प्रेशर लिखते हैं, तो यहाँ पे ऐड हो गया है। और इसका रीज़न आप ऐसा भी लिख सकते हो क्योंकि टर्जर प्रेशर वहाँ नेगेटिव होता तो इसलिए ऐड हो गया ये हमारा डीपीडी का कॉन्सेप्ट है। अब एक और टॉपिक है छोटा सा, इम्बाइबिशन। इम्बाइबिशन को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि इम्बाइबिशन भी एक स्पेशल टाइप का डिफ्यूज़न है और ये आता है हाइड्रोफिलिक सरफेस पे, ठीक है। अब जो वाटर मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब होता है उससे हम इम्बाइबेट बोलते हैं, जबकि जो सॉलिड जो एब्जॉर्ब कर रहा है उसे हम इम्बाइबेंट्स बोलते हैं। अब जब इम्बाइबिशन हुआ, सपोज करो आपके पास एक छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा है, वहाँ पे इम्बाइबिशन हुआ तो क्या चीज़ें होने वाली। पहली चीज़ कि जो सॉलिड है या जो इम्बाइबेंट्स है उसका वैल्यूम इंक्रीज हो जाएगा और वो एक प्रेशर एग्जर्ट करेगा। अब कहते हैं इम्बाइबिशन के लिए कुछ प्री रिक्विजिट हो। पहली चीज़ कि वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट होना चाहिए दोनों के बीच में, इनके बीच में एफिनिटी होनी चाहिए। अब अगर आपको एग्जांपल देखना है तो सबसे सिंपल है, एक कोई ड्राई सीड है या कोई ड्राई वुड है, वो पानी एब्जॉर्ब कर लेता है, ये सबसे बेस्ट एग्जांपल आप चाहो। अब एक सिग्निफिकेंस क्या क्या हो सकते हैं, एक है जो प्री हिस्टोरिक मैन था, पुराने ज़माने में जब पत्थर को तोड़ना होता था तो हम इम्बाइबिशन का यूज करते थे। दूसरा क्या है कि सीडलिंग इमर्ज होती हैं, जो क्या होगा इम्बाइबिशन होकर मिट्टी से बाहर निकल के आ जाते हैं, सीडलिंग जो निकल रहे होते हैं। जब वाटर का एब्जॉर्प्शन हो रहा होता है तो सबसे पहले वाटर हमारे रूट हेयर्स पे जाकर के इम्बाइब होते हैं, फिर सेल के अंदर एब्जॉर्ब होते हैं। तो वाटर इम्बाइब बाय रूट हेयर्स, ये पॉइंट लिख लें। ओके, आई होप आपको समझ आया होगा।